हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। रूट वर्ड्स पढ़ने के बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन बच गया है वो है आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले तो समझते हैं कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या है। हिंदी में अगर छोटे शब्दों में कहें तो मुहावरे। अब ईडियम्स और फ्रेजेस में डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों का नाम भले एक साथ लिया जाता है बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर हम ईडियम्स की बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस हैं। ईडियम्स में भी फ्रेजेस होते हैं जिनका एक फिगरेटिव मीनिंग होता है दैट इज जनरली वेल एस्टैब्लिश्ड। मतलब एक ऐसा मुहावरा जिसका मीनिंग समझ में आ जाता है बट वो रियल मीनिंग नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि किसी भी किताब को उसकी कवर से जज मत करिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसके अंदर का कंटेंट। तो ये पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर हम इन जनरल बोले तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है ना। उसी तरीके से यहां बोला जा रहा है कि सो दीज वर्ड्स कांट बी टेकन एट द लिटरल मीनिंग, इसीलिए इनके असली मीनिंग को रिलाई नहीं करते, सिंस दे वुड साउंड फार्केशल। नाउ दे एड लाइफ एंड कलर टू अ प्रोज। ये एक छोटे से सेंटेंस में जान डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं ईडियम्स। फ्रेजेस क्या होते हैं? ये छोटे से सेंटेंसेस या वर्ड्स होते हैं दैट आर लाइक अ यूनिट, जो एक यूनिट का काम करते हैं, जैसे कि ऑन द टेबल, ठीक है, अंडर द चेयर। ऐसे वर्ड्स जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके सेंटेंसेस में। दीज फ्रेजेस आर अनलाइक ईडियम्स। ये ईडियम्स जैसे नहीं होते, दे आर एक्चुअली डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट। जैसे ऑन द टेबल, अगर हम ऑन द टेबल की बात करें तो सबको क्लियर है कि वो टेबल ही देखेगा और टेबल के ऊपर ही देखेगा, नीचे भी नहीं देखेगा। ये डायरेक्ट फ्रेजेस होते हैं। A phrase unlike a complete sentence, they do not have a subject and a verb. इनके पास subject या verb नहीं होता, so it does not express a complete sentence. They are a unit of a complete sentence. Clear? चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट इडियम की तरफ। ये सेशन इंटरेस्टिंग होगा तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, रट के जाइएगा। इसके बाद आपको दोबारा ये रिवाइजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेट्स सी। A big cheese का मतलब होता है an important or powerful person in a family और group। हमेशा घर में एक ऐसे अंकल जरूर होते हैं जिनका बाहर बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट होता है और खानदान के सारे लोग उनके पीछे पड़े थे, मेरी बेटे की नौकरी लगवा दीजिए, मेरी बेटी की नौकरी लगवा दीजिए, मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए, है ना। वो उस इंसान को अगर हिंदी में या इडियम में एक मुहावरे में एक टर्म देना पड़ जाए तो वो होगा बिग चीज। मतलब वो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है हमारी फैमिली में जो बाकी सारे लोगों के कामकाज करवा देता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अ बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है देखते हैं। एक बर्ड कहाँ है? उड़ती है, ऊपर उड़ती है। इसका मतलब उसको नीचे का सब कुछ दिख रहा है। तो जब वो ऊपर से देखेगी नीचे का तो उसको ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा? उसको ज्यादा दिखेगा। तो ये व्यू कैसा होता है? ये ऊंची जगह से देखे जाने वाला व्यू होता है जिससे सब कुछ कवर हो जाए। तो इसका मीनिंग होता है टू कवर अप अ लार्ज एरिया। एक ऐसा व्यू जहां से आप ज्यादा कुछ देख सको। अ बोन ऑफ कंटेंशन, नेक्स्ट वर्ड है अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन हड्डी। हड्डी किसी चीज में भी अच्छी होती है या बुरी होती है? बुरी होती है ना। हम कहते हैं ना कबाब में हड्डी मत बनो, तो हड्डी से याद रखना नेगेटिव वर्ड है। अब इसका रिलेशन क्या होगा? ऐसे लोग जो हमेशा हड्डी का काम करते हैं, मतलब क्या? हमेशा अड़ंगा लगाएंगे। अब अड़ंगा लगाएंगे मतलब वो किसी भी कारण में या किसी भी चीज में डिस्प्यूट की वजह बनेंगे। बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग होता है सिंपल लैंग्वेज में कॉज ऑफ क्वारल। झगड़े की वजह बनते हैं जो लोग, उन्हें हम कहते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ कॉक एंड बुल स्टोरी मेरा फेवरेट, स्कूल में बहुत किया है। होमवर्क कहाँ है? घर पे छोड़ा है। होमवर्क कहाँ है? फ्रेंड के घर पे है। हम लोग जब भी ऐसी इमेजिनरी स्टोरीज टीचर के सामने अचानक से बनाते थे जो सच नहीं होती थी या सच हो ही नहीं सकती थी, उसे हम क्या कहते हैं? अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ स्टोरी और एन एक्सप्लेनेशन विच इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, जो ट्रू हो ही नहीं सकता। अ रेड लेटर डे, लाल रंग से अगर किसी दिन को मार्क कर दिया जाए तो ये खून नहीं है। इंग्लिश में ये खून नहीं है, इसका मतलब वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई फुटनोट बनाना होता है या किसी वर्ड को बहुत फोकस करना होता है तो रेड कलर से किया जाता है। याद रखिएगा, अ रेड लेटर डे इज अ क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड अ मिलियन टाइम्स इन एग्जाम्स। इट मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट यू हैव अ 9 days वर्क वंडर। 9 दिन की चांदनी।
4 दिन की चांदनी हिंदी में बोलते हैं ना, बस आपका जो सॉरी इंग्लिश है, हम बंगाली बोलने जा रहे थे, आपका जो इंग्लिश है उसमें होता है अ 9 days वंडर, ठीक है, समझ लो 9 दिन की चांदनी, मतलब सिर्फ 9 ही दिन ना, 9 दिन के बाद 10वें दिन तो जाएगी नहीं, मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए। समझ में आया? जैसे 4 दिन की चांदनी है, वैसे इंग्लिश में अ 9 day वंडर होता है। इसका मीनिंग होता है खुशी या फिर प्लेजर, लेकिन कितने समय के लिए? फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसका मतलब होता है प्लेजर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव एट द क्रैक ऑफ द डॉन। सुबह सुबह भोर का समय देखा है, भोर बेला जिसको बोलते हैं। भोर का समय जब होता है तब सन अपने होराइजन पे बिल्कुल स्ट्रेट होता है, वो आ रहा होता है, मून जा रहा होता है। तो जब आ रहा होता है तो वो जो बीच में एक लाइन बनती है, क्रैक जैसी दिखती है सरफेस पे, उसे कहते हैं क्रैक ऑफ द डॉन। और ये कब होता है? जब सनराइज हो रहा होता है। तो इसका मतलब अभी हुआ नहीं है, हो रहा है, इसका मतलब आप भोर में उठे हैं, बहुत पहले उठे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एट द क्रैक ऑफ द डॉन। मतलब क्रैक ऑफ द डॉन का मतलब है सन से पहले, तो आंसर हो जाएगा वेरी अर्ली इन मॉर्निंग, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलो अ कुकू इन द नेस्ट। व्हाट इज अ कुकू इन द नेस्ट? देखो हर ग्रुप में ये रिलेट कर लेंगे आप लोग, हम श्योर है। हर ग्रुप में एक ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ आपको प्रॉब्लम है। अगर 4 दोस्त हैं तो 3 बहुत अच्छे होंगे, एक ऐसा होगा जिसकी बुराई तीनों बैठ के करते हो, वही आपके जो ग्रुप का कुकू इन द नेस्ट। पीपल इन अ ग्रुप ऑफ पीपल या समवन इन अ ग्रुप ऑफ पीपल नॉट लाइक्ड बाय देम, जिसे लोग पसंद नहीं करते। अ लिटमस टेस्ट, अगर आप क्लास 8, 9, 10 में कभी भी पढ़ाई करे हैं और केमिस्ट्री लैब में गए हैं तो लिटमस बहुत पॉपुलर था। लिटमस टेस्ट हम लोग करते थे ना, एसिडिक और बेसिक चेक करने के लिए, पिंक और पर्पल कलर। रिमेंबर, ये वही टेस्ट है जिससे हमें ये पता चलता था कि जो सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं वो एसिडिक है या वो बेसिक है। तो वो प्रूव कर रहा था। लिटमस टेस्ट कर क्या रहा था? कुछ प्रूव कर रहा था। तो यहां भी वही हो रहा है। A method which clearly proves something, एक ऐसा मेथड जिससे क्लियरली कोई चीज प्रूव हो जाए। ठीक है, दूसरा as the crow flies, जब क्रो फ्लाई करता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो क्या करता है? माना जाता है ये सेंटेंस को तब बोला जाता है जब हम 2 जगह की डिस्टेंस को मेजर करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब होता है एज अ क्रो फ्लाइज। ठीक है, अ डेड लेटर, एक ऐसा लेटर जो पहले जिंदा था फिर मर गया। लेटर मर गया मतलब क्या? लेटर क्या चीज के लिए दिया जाता है? इशू करने के लिए। अब इशू क्या क्या हो सकता है? वार्निंग हो सकता है, रूल हो सकता है ना। और डेड लेटर का मतलब वो ऐसा रूल अब उस लेटर में है जिसकी मान्यता खत्म हो गई है। तो मतलब एन आर्ग्यूमेंट या फिर लॉ विच इज नॉट फॉलोड बाय एनीवन, मतलब उसकी जो मान्यता है वो खत्म हो गई, वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो उसे कोई फॉलो नहीं करेगा। The next is an educated guess, एक ऐसा गेस जो आपको पहले से पता था। कई आपके ना देखिएगा घर पे या फ्रेंड सर्कल में 30 मार खान होते हैं जो सच में गेस कर पाते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। नॉर्मली हम लोग इनको किसे कहते हैं? मम्मा। मम्मा घर में हमेशा ऐसी होती, मैंने कहा था तू गिरेगा लेकिन तुम नहीं सुना मेरा बात, होता है ना, तुमने मेरा बात नहीं सुना, मुझे पता था तुम गिर जाओगे। ये सेम चीज एजुकेटेड गेस का मतलब होता है आपने कोई दूर की चीज सोची लेकिन बिल्कुल करेक्ट सोची। ठीक है, मतलब आपने एकदम सही सोचा कि उसका एस्टिमेट कैसा होगा। दूसरा, एट द 11th आवर, 12, अगर हम कहें कि घड़ी में 12 घंटे की सुई दिखती है, ठीक है, 12 घंटे दिख रहे हैं, तो 24 घंटे 2 बार घड़ी घूम रही है, लेकिन जब 11वें घंटे पे है तो इसका मतलब आप जल्दी तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू बी वेरी लेट। अ क्वीर फिश, इसको याद रखना बहुत आसान है। हम आपको ना एक वर्ड दे रहे हैं, फिशी। अब आप इसको सुनो ऐसे, दिस साउंड्स वेरी फिशी। आंख ऐसी हुई ना, दिस साउंड्स वेरी फिशी, दिमाग में कुछ गया ना। फिशी मतलब क्या हो गया कि आपको इस पे भरोसा नहीं है या आपको इसकी कई बातों पे भरोसा नहीं है। याद रखिएगा, फिश से रिलेटेड कोई भी टर्म सस्पिशन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? सस्पिशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अ वेरी स्ट्रेंज पर्सन। हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा अ वेरी स्ट्रेंज पर्सन। अ वेकअप कॉल, आप 3 महीने से नहीं पढ़े, अचानक आपके फाइनल्स के एग्जाम्स आ गए, हम आपकी मदद का काम कर रहे हैं, तो हमने बोला दिस इज अ वेकअप कॉल, अब अगर तुम नहीं पढ़े तो तुम फेल हो जाओगे। तो मेरा क्या आपको 1 घंटे की लेक्चर दे के जाना या चिल्लाना आपके ऊपर बुरी तरीके से कि आप रो दो, वो एक वेकअप कॉल था। ठीक है,
अगर ये ऐसा एक्शन होता है कहीं पे तो ये जनरली बोला जाता है ये एक ऐसा इवेंट होता है जो किसी को वार्न करने के लिए किया जाता है, भाई अब नहीं पढ़ोगे तो पक्का फेल हो, है ना। तो ये वेकअप कॉल का मतलब होता है एन इवेंट डन टू वार्न समवन, किसी को वार्निंग देने के लिए जब इवेंट करते हैं। अ वर्म्स आई व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, अ वर्म्स आई व्यू। अच्छा देखो, वर्म छोटा सा होता है ना, उसकी आंखें भी छोटी होती है। हम बोलते हैं वर्म्स आई व्यू का मतलब होता है ब्रॉड आई है तो इसका मतलब आप दूर का सोचते हैं, आप बड़ा सोचते हैं। लेकिन अगर छोटा देख रहे हैं तो इसका मतलब छोटा सोच रहे हैं, है ना। वर्म्स आई मतलब छोटा सोच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास नॉलेज की कमी है, यू हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट इट समथिंग और मे बी एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट, अ डिश फिट फॉर गॉड्स। भगवान को कभी भी चढ़ावा चढ़ाया है तो कभी बुरा नहीं चढ़ाते, है ना। फूल भी चुनकर लाते हैं जो सबसे खूबसूरत सा होता है। तो अ डिश फिट फॉर गॉड्स का मतलब होता है समथिंग विच इज ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी। नेक्स्ट, गेम ऑफ टू इक्वल हाफ्स, मतलब अगर आज तुम जीत रहे हो तो कल हम जीतेंगे। टेबल या पासा कभी भी पलट सकता है। तो अ गेम ऑफ टू इक्वल हाफ्स का मतलब होता है अ सडन चेंज इन सर्कमस्टांसेस। क्लियर। नेक्स्ट, अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो, आप अपनी ही शैडो से डर रहे हो, मतलब आप सोचो कितने डरपोक हो, है ना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए आप कितने डरपोक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू बिकम इजीली फ्राइटेंड, मतलब आसानी से आपको कोई भी डरा सकता है। नेक्स्ट इज अगेंस्ट द क्लॉक, नेक्स्ट इज अगेंस्ट द क्लॉक। अब क्लॉक अगर ऐसे जा रहा है तो आप ऐसे जा रहे हैं, मतलब आप क्लॉक के उल्टा जा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या बता रहे हैं कि समय कम है आपके पास, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट यू आर इन अ हरी to do something before a particular time. You are in a hurry to do something before a particular time. आप जल्दबाजी में हैं, ठीक है। Air one's dirty laundry. Dirty laundry का मतलब क्या होता है, गंदे कपड़े, है ना। और आप उसको लोगों को दिखा रहे हैं, तो ये नॉर्मली कहते हैं कि घर की बात घर में रहने दो, बाहर मत जाने दे, मतलब घर का झगड़ा घर में निपटा लीजिए, बाहर मत जाइए। हम कहते हैं ना, बाहर अपने गंदे कपड़े मत धोइए। इसका मीनिंग होता है कि बाहर इसको पब्लिक मत करिए, जो भी एम्बैरेसमेंट है घर की चार दीवारी के अंदर सीक्रेटली रखिए, बाहर इसे पब्लिक मत करिए। इसका मीनिंग होता है एयर वंस डर्टी लॉन्ड्री। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट यू हैव एप्पल ऑफ समवन्स आई, वेरी इंटरेस्टिंग। जिगर का टुकड़ा वर्ड सुने हो, जिगर का टुकड़ा, ये वही है, मतलब कहते हैं ना आंखों का तारा। इसका मतलब होता है समवन लव्ड वेरी मच, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं होता समवन लव्ड बाय ऑल, कोई ऐसा इंसान जिसे सब पसंद करते हो ही नहीं सकता। आप सबके आंखों का तारा नहीं बन सकते, आप किसी एक के ही आंख का तारा होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, समवन लव्ड वेरी मच। दूसरा, आस्क फॉर द मून, सबको शाहरुख खान ने एक तो चीज है, तुम चांद भी मांगो तो मैं चांद भी तुम्हें तोड़ के दे दूंगा, दे पाओगे क्या, नहीं। वो एक ऐसा चीज मांग लेगी आपसे जो जरूरत से ज्यादा, ये आपकी हैसियत से बाहर होगा। इसका मतलब होता है टू आस्क फॉर टू मच, जरूरत से ज्यादा मांग लेना। उसके बाद एट सिक्सेस एंड सेवन, एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है लॉस्ट एंड बिविल्डर्ड, पर इसका सबसे सही अगर बोला जाए, सबसे अगर सही बोला जाए तो इसका मतलब होता है समथिंग विच इज इन डिसऑर्डर। Something which is in disorder can also mean at sixes and sevens. At someone's beck and call, सासू माँ होती है ना, वो चाहती है कि बहू हमेशा उनकी एक आवाज पे उनके दरवाजे पे खड़ी हो जाए। इसका मतलब होता है at someone's beck and call, मतलब क्या, हमेशा रेडी रहना, सर्व करने के लिए। क्या करने के लिए, सर्व, मतलब हमारी खातिरदारी करो, हमारे पैर दबा दो, हाथ दबा दो, ठीक है। At the bottom of the ladder, आप नीचे से शुरुआत कर रहे हैं लैडर चढ़ना। देखो लैडर को जनरली प्रोग्रेस के साथ लिया जाता है कि अभी तुमने सीढ़ी ही कितनी चढ़ी, हम नहीं बोलते तुम अभी पहुंचे ही कहां हो, तुमने सीढ़ी ही कितनी चढ़ी। अब आप बॉटम पे हैं, इसका मतलब आपने जस्ट शुरुआत की है, सो यू आर एट द लोएस्ट लेवल। एट द बॉटम ऑफ द लैडर मीन्स यू आर एट द लोएस्ट लेवल। नेक्स्ट इज एट द आर्म्स लेंथ। स्कूल में पीटी किए हो, जब पीटी करते तो हम लोग वन हैंड का डिस्टेंस लेके खड़े होते थे, चाहे यहां से चाहे यहां से। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ वन हैंड, अ वन हैंड डिस्टेंस। क्लियर। चलिए, बैड ब्लड, टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग सुना है बैड ब्लड। यहां दो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो अचानक से लड़ने लगते हैं, एनिमिटी।
बैड ब्लड का मतलब होता है किसी के लिए इल फीलिंग्स को बनाकर रखना। दूसरा, बाइट योर टंग टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू। अपने आप को कोई चीज कहते कहते रोक लेना, क्योंकि वो शायद कहना सही नहीं था, आप बोलना चाहते थे, आप गुस्सा थे, लेकिन आपने अपने टंग को बाइट कर लिया। मतलब क्या, आपने दांत पीस लिया, आप उतने में ही उसे घोट के रह गए, आपने नहीं बोला क्योंकि बोलना सही नहीं था। इसी का मीनिंग होता है बाइट योर टंग। नेक्स्ट इज ब्लैक एंड ब्लू। हमने कहा ना, अगर उस बंदे ने मुझे कुछ कहा तो आई विल हिट हिम ब्लैक एंड ब्लू। मतलब क्या होगा, मैं उसके आंखें लाल कर दूंगा। तो ब्लैक एंड ब्लू कब होगा, जब आप उसे मारोगे। अब मारोगे तो क्या हो जाएगा, उस पे दाग आएंगे। तो ब्रूजेस का मतलब होता है वो जो पैचेस पड़ते हैं ना आंखों के सामने, जो आप देखते हो मूवीज वगैरह में, उसे हम कहते हैं ब्रूजेस। ब्लू ब्लड, तैमूर, सारा अली खान ब्लू ब्लड है। ब्लू ब्लड मतलब रॉयल्टी को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू रॉयल क्लास, या फिर आप बोल सकते हो दे बिलोंग टू द एलीट क्लास। सोशली हाई क्लास को जो लोग बिलोंग करते हैं उनको हम कहते हैं ब्लू ब्लड। ठीक है, इनको एरिस्टोक्रेट्स भी कहा जाता है। दीज पीपल आर आल्सो सेड टू बी एरिस्टोक्रेट्स। नेक्स्ट, बी अबव बोर्ड, बी अबव बोर्ड, टू बी ऑनेस्ट एंड लीगल। मतलब हमेशा जो फेयर डिसीजन लेता हो उसे हम कहेंगे ऑनेस्ट एंड लीगल। ब्रास मंकी वेदर, मंकी लेकिन ब्रास में, तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा वेदर जहां बहुत ठंड लग रही हो। ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर। बी टेलर मेड, मतलब ऐसा लगता है, कभी कभी देखिएगा आप कभी मॉल में जाओगे ना, आप कोई ड्रेस ट्राई करोगे और लगेगा ये तो लग रहा है जैसे मेरे लिए बना है, तो टेलर मेड लगता है, जैसे अरे जैसे मैंने फिटिंग का बनवाया हो, है ना। तो टेलर मेड का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज आप ही के लिए बनी हो, सुटेबल फॉर समवन, जो भी पहन रहा हो या जो भी यूज कर रहा हो उसके लिए सबसे सुटेबल चीज। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब आप किसी ऐसी चीज को, ठीक है, आप किसी ऐसी चीज को किसी के सामने लेके जा रहे हो जो चीज पहले नहीं थी। टू मेक मोर कंफर्ट और रिलैक्स विद अ पर्सन whom you have not met earlier, to break the silence, या फिर किसी चीज को अचानक से साइलेंस ब्रेक करना। as clear as mud, कीचड़ कभी क्लियर होता है? अगर हम कह रहे हैं वो पर्सन जो है ना, he is as clear as mud, तो मतलब आप टॉन्ट मार रहे हो, आप कहना चाहते हो वो समझ ही नहीं आता वो पर्सन कैसा है, he is impossible to be understood। ठीक है, be on cloud 9, हम कहते हैं ना आज मेरे पांव जमीन पर नहीं है, तो ये क्या हो गया कि आप 7वें आसमान पर है। क्लाउड 9 का मतलब होता है यू आर वेरी हैप्पी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, हिंदी में एक कहावत है कि अगर हमने पैर रखा तो या तो कुएं में गिरेंगे या खाई में गिरेंगे, अगर पीछे गए तो खाई में, आगे जाएंगे तो कुआं। तो यहाँ दोनों ही जगहों पे आप मरने वाले हो, लेकिन आपको चूज करना है। वही चीज यहाँ भी हो रही है कि एक डेविल चूज करे कि डीप ब्लू सी, दोनों में मौत है। इसका मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां दोनों ही सिचुएशंस अनफेवरेबल है, लेकिन आपको दोनों में से किसी एक को ही चूज करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अ टाइप ऑफ सिचुएशंस वेयर you must choose between two equal or unpleasant situations. Next, to be in the doldrums, it is not very successful or nothing new is taking place. मतलब आप यूजुअल डे टू डे में हैं, कुछ नया चीज नहीं हो रहा, ना कुछ नई चीज में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, बी एट ईच अदर्स थ्रोट, आप एक दूसरे का गला दबाने के लिए भी तैयार हैं। मतलब आप एक दूसरे को गुस्से में मार सकते हैं। अब थ्रोट आ रहा है तो थ्रोट से गुस्सा आएगा, गुस्सा से आर्ग्यूमेंट होगा, है ना। तो इसका मतलब होता है टू पर्सन्स हु आर आर्ग्यूइंग बट वेरी एंग्रीली। बी एट द या बैक टू द सॉल्ट माइंस, बैक टू समथिंग व्हाट यू डोंट वांट टू डू। हम कहते हैं ना कि हमारा प्रमोशन हो गया, लेकिन फिर हमारे बॉस ने हमें डिमोट करके वहीं भेज दिया जहां से मैं नहीं जाना चाहता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैक टू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू। The next is ball of fire। कभी कभी कोई पर्सन देखिएगा ऐसा होता है जिसके सिर्फ आ जाने से एनर्जी आ जाती है, उसे कहते हैं बॉल ऑफ फायर। ऐसे पर्सन में क्या होता है, एनर्जी होती है, वो बहुत एक्टिव होता है। कई लोग देखिएगा समय से पहले भी काम खत्म कर सकते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि he is nothing but a ball of fire। नेक्स्ट, beat one's head against the wall, अपना सर जाके दीवार पे फोड़ रहे हो। मतलब क्या, आप होपलेस हो गए हो, अब आपका काम नहीं कर रहा दिमाग। आपने एक बंदे को पूरा काम सिखाया लेकिन उसने फिर जाके गलती कर दी, तो आप क्या करेंगे, अपना सर दीवार पे फोड़ेंगे। इसका मतलब होता है टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज होपलेस। नेक्स्ट,
bark up the wrong tree to make a wrong assumption. किसी गलत ट्री को bark up करना, इसका मतलब गलत चीजों के बारे में assumptions बनाना. Next, batten down the hatches, मतलब difficult times के लिए खुद को prepare करना. Batten down the hatches is a very common term used for difficult times के लिए जब हम किसी को तैयार करते हैं. Beat one's brain out. आपको एक नया प्रोजेक्ट मिला था और आप दिन रात उस पर काम कर रहे थे. You were doing nothing but you were beating your brain out. मतलब you were working very hard and innovating. आप नए नए आइडियाज के साथ आ रहे थे. That is called beat one's brain out. Next, blessing in disguise. Something that turns out to be good which earlier appeared to be wrong. पहले वो चीज गलत लग रही थी लेकिन जब चीजें अनफोल्ड हुई तो वो धीरे धीरे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई. नेक्स्ट, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड. खुद तो अंधे हैं लेकिन दूसरे को सहारा दे रहे हैं. मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां आपको खुद कोई चीज समझ में नहीं आई और आप लगे किसी और को उसे एक्सप्लेन करने. इसका मतलब अंधा एक दूसरे अंधे को लीड कर रहा है. हम कहते हैं ना, आधा घड़ा हमेशा खतरनाक होता है, वो पानी छलकाता है ना, वो ठहरा के नहीं रखता. दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड. नेक्स्ट, ब्लो वंस ओन हॉर्न. आप अपने ही बारे में खुद को ही प्रेज किए जा रहे हैं. बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब भी होता है कॉज ऑफ क्वार्रल. नेक्स्ट, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट. अच्छा एक बात बताओ, पॉकेट में क्या होता है? पैसा. तो क्या लिटरली आप उसको जला देंगे? नहीं ना. लेकिन पैसा आपके पॉकेट से जल्दी जल्दी जा रहा है तो इसका मतलब क्या? आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अननेसेसरीली अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा रहे हैं. यस और नो. दूसरा, बर्न द मिडनाइट ऑयल. हम कभी कभी पेरेंट्स के एक स्टेटमेंट पे सुन के इरिटेट होते हैं और कहते हैं ना, पापा का जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था, मैं कैंडल जला के पढ़ता था क्योंकि रोशनी नहीं थी. अब अगर कोई कहेगा दैट ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल तो इसका मतलब हो जाएगा ही इज स्टडीइंग लेट टिल नाइट. क्लियर? चलिए, कैरेट एंड स्टिक्स. इंक्रीमेंट का समय है. ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कैरेट मिला है और किसी को स्टिक, मतलब किसी को रिवॉर्ड या किसी को पनिशमेंट. ये जनरली पॉलिसीज के लिए यूज किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज में, जहां पे किसी को रिवॉर्ड मिलता है और किसी को पनिशमेंट. क्लॉक एंड ड्रैगर, वेयर पीपल बिहेव इन अ वेरी सीक्रेट मैनर. मतलब वो छुपा के अपने पास डैगर लेके चल रहे हैं. डैगर का मतलब होता है नाइफ, जिससे आप किसी को मारते हो. तो अगर आप क्लॉक के नीचे उसे छुपा के चल रहे हो इसका मतलब आपके इंटेंशंस खराब हैं. दैट मीन्स यू ऑलवेज आर हैविंग और कैरिंग अ सीक्रेट इंटेंशन. नेक्स्ट, कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट. कार्ड्स आपके फेवर में हो तो मौसम अच्छा है, दिन अच्छा है, आपका लक अच्छा है. लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट हैं तो इसका मतलब द लक इज ऑल्सो अगेंस्ट यू. नेक्स्ट, क्रैक अ बुक. बेटा धूल जम गई है, अब तो पढ़ ले. तो क्या होगा? क्रैक अ बुक मतलब आज आपने जाके अपनी बुक को खोली है, बुक पे पहली क्रैक पड़ी है ना. टू ओपन अ बुक टू स्टडी. दूसरा, कास्ट इन द सेम मोल्ड. एक ही मोल्ड में किसी और को भी कास्ट कर देना, मतलब वो भी तो उसके जैसा निकलेगा. इसका मतलब टू बी वेरी सिमिलर. चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम. अचानक से मिड स्ट्रीम में अपने प्लान्स को चेंज कर देना का मतलब होता है चेंज करना हॉर्सेज. कैट एंड डॉग लाइफ. कुत्ता बिल्ली कैसे होते हैं? बहुत लड़ते हैं. सो मे बी यू आर हैविंग और लीडिंग अ लाइफ विद अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जहां बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हो. नेक्स्ट, ड्राइव अ वेज बिटवीन. अ ब्रेक रिलेशनशिप बिटवीन टू. ड्राइव अ वेज बिटवीन मतलब टू ब्रेक रिलेशन, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप को तोड़ना. Dances to the tune, to always do what someone tells you to do. अचानक से हम कहते हैं ना कि वाइफ जब आती है तो हस्बैंड वही करता है जो वो कहती है, उंगलियों पे नचाना, बस वही है. Dances to the tune. Dressed up to the nines मतलब you are dressed up very prettily. 9 बजे क्या होता है? पार्टी पे ही जाते हैं तो क्या होगा? Wearing very fancy dresses. Dragging its feet. अब बच्चा ऐसे ऐसे करके स्कूल जा रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता, मतलब वो डिसीजन लेने में डिले करना चाहता है. यू आर नॉट शोइंग एंथुजियाज्म. डॉग इन अ मैनेजर. जनरली ये वर्ड जो है वो मैनेजर्स के लिए यूज होता है. हर कंपनी का मैनेजर कैसा होता है? आपको छुट्टी लेने नहीं देगा, वो खुद भी नहीं जाएगा, वो आपको भी नहीं जाने देगा, है ना. मतलब एक ऐसा पर्सन जो खुद तो एंजॉय नहीं करेगा, दूसरे को भी नहीं करने देगा. Where someone acts like a dog in the manager,
They will not let other people enjoy because they themselves cannot enjoy. दूसरा, don't cry over spilt milk. जो बिगड़ चुका काम उस पे मत रोइए, मतलब उसके ऊपर कुछ आप कर नहीं सकते, तो इसका मतलब होता है जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो रो के क्या फायदा, है ना। इसका मीनिंग हो जाएगा डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट, 11th आवर डिसीजन। तुमने आखिरी समय पे कोई डिसीजन लिया, डिसीजन दैट इज मेड एट द लास्ट पॉसिबल मिनट। एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ जाना, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आना। अर्थ शैटरिंग, आपकी दुनिया शैटर हो गई, मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, इट वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग। ईट हम्बल पाई, अपोलोजाइज। जब हम कहते हैं ना that he is eating an humble pie, हम ये कहना चाहते हैं that the person is apologizing that too very humbly. Elephant in the room, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। एक ऐसा पर्सन जो आपके रूम में है जिसके बारे में सबको पता है लेकिन कोई बात नहीं करता क्योंकि एम्बैरेसिंग है। एग ऑन योर फेस, अगर आपके फेस पे कोई अंडा मारेगा तो अच्छा होगा, मतलब वो आपकी तारीफ तो कर नहीं रहा, वो आपकी इंसल्ट कर रहा है। इसका मतलब द पर्सन वॉन्ट्स टू मेक यू एम्बैरेस्ड या फिर लुक फुलिश। आई फॉर एन आई, देख लेंगे तुम्हें, इसका मतलब क्या होगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे हम बता रहे हैं कि पनिशमेंट क्राइम को इक्वल करेगा। तुमने आज मेरे साथ गलत किया, कल मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा, मतलब द पनिशमेंट विल इक्वल द क्राइम। क्लियर? ये तो थे आपके आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप यू हैड अ वंडरफुल सेशन। रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, इसके बाद इसको लर्न करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।